Hi, all. Today we have with us a very interesting personality who has revolutionized the entire inverter system in the country. He's also been called as Inverter Man of India. He's none other than Mr. Kuwar Sachdev. Thank you, sir, for coming and sparing some time for us and having this candid conversation with us. Thank you for calling me. सर थोड़ा सा स्टार्ट से अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे फ्रॉम द चाइल्डहुड डेज बिकॉज आई नो दैट यू हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ यू हैव सीन लॉट ऑफ हार्डशिप्स लॉट ऑफ सक्सेस एंड योर जर्नी हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर राइड अकॉर्डिंग टू मी एज अ थर्ड पर्सन व्हेन आई सी तो आपको आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताएंगे हमारे व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे उसके बारे में सर सो ऐसे ही जैसे आई कम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली. माय फादर वाज इन रेलवेज. तो जैसे कोई बच्चे होते हैं मिडिल क्लास के, वैसे ही हम थे. और थोड़ा सा चैलेंज थोड़ा ज़्यादा इसलिए था कि मेरे फादर को बिज़नेस करने का थोड़ा शौक़ था. तो शौक़ तो नहीं कह सकते, ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन. सो उन्होंने बिज़नेस करे, पैसे ख़राब हुए. फिर उनको हीमोफीलिया था मेरे Okay. फादर को. तो हीमोफीलिया जिसके घर में होता है उसको पता होता है लाइफ क्या होती है. मतलब इफ़ यू हैव वन पर्सन इन द फैमिली, उस टाइम हीमोफीलिया का कोई इलाज नहीं था. कुछ भी कट लग जाता था तो खून लगता था और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एडमिटेड. तो एज ए बचपन से मतलब वो चीज़ें देखी कि फादर को जरा सी चोट लगी और वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में 1 महीने के लिए भर्ती हैं. हम लोग सब जा रहे हैं, सब खून दे रहे हैं. मतलब मैं तो नहीं दे पाता, तो मैं छोटा था. पर हमारी फैमिली में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में शायद ही होगा जिसने कोई मेरे फादर को ब्लड ना दिया हो. तो ऐसे ही मतलब अब ज़्यादा पता भी नहीं रहता है कि आपने बचपन क्या जिया. आप बस आपका जैसे जैसे लाइफ चलती जाती है वैसे वैसे आप चलते जाते हो. मैंने स्कूल कर पहले मैं थोड़ा प्राइवेट स्कूल में था. फिर फादर के पास शायद पैसे नहीं थे, मुझे इतना कुछ ज़्यादा याद भी नहीं है. तो मुझे फिर उन्होंने उठा के गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया. और जैसे मतलब कोई होता है कि भाई आप प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में जाते हो, अब थोड़ा पता लगता है. उस समय मुझे कुछ ऐसा पता ही नहीं लगा. जैसे जैसे ज़िंदगी कटती गई मैं काटता चला गया और आगे बढ़ता चला गया. तो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में गया, वहाँ पढ़ाई करी. और फिर उसके बाद मैं कॉलेज चला गया. तो ऐसे मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हर टाइम कोई कहता है मैं अभी मिलिट्री में जाऊंगा, अभी मैं पुलिस में जाऊंगा, अभी मैं कहीं जाऊंगा, ऐसे मैं भी सोचता था. नहीं बट कॉलेज के जाने के बाद आपने बिजनेस डायरेक्टली स्टार्ट करा या जॉब से स्टार्ट करा कैसे नहीं, करा कॉलेज में जाने से पहले मैं बिजनेस मेरा ब्रदर कर रहा था. अच्छा मेरे क्योंकि हमारे फाइनेंशियल कोई पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो मेरे ब्रदर ने 12th के बाद काम करना शुरू कर दिया था. हाँ. तो उसने एक पेन लाइन में किसी से हम होलसेलर से पेन लेके और दुकानों पे जाके पेन बेचते थे. अच्छा तो ये आप और आपके ब्रदर दोनों पहले तो उसने शुरू किया, हाँ फिर मैंने भी जाना शुरू कर दिया. हाँ फिर थोड़े पैसे मिलने लग गए. फिर लगता था यार कि खर्चे चाहिए, कुछ चाहिए. हमारे स्कूल में तो ये होता था कि स्कूल में जाओ, छोले भटूरे खाना इज वैसे, मतलब कि आपने Correct. छोले भटूरे बाहर से खाए हैं. करेक्ट करेक्ट तो उतने पैसे मिलने लग गए. हाँ और फिर धीरे धीरे चस्का लग गया कि पैसे मिलते हैं जाने से. और फिर बेचना भी समझ आ गया. हाँ वो जबकि मैंने सोचा नहीं था कि, मुझे नहीं पता था बेचना क्या होता है, बट वो करते करते बेचना समझ आ गया. तो कोई भी चीज़ बेचनी है तो, क्योंकि आपने कल 10th क्लास में था तब, जब से मैंने पेन बेचने शुरू करे. तो 10th 11th 12th, फिर उसके बाद कॉलेज में भी मैं बीच बीच में चला जाया करता था. तो वो मेरा पार्ट ऑफ लाइफ था. नहीं बट सर जैसे आप एक जर्नी में हो राइट आपने बचपन देखा उसको आप एक सर्कल के अंदर हो एक पॉन्ड के अंदर हो राइट तो उस थॉट से ये समझना और ये सोचना कि आपने एक ऐसा काम करना है जो कि इंडिया के अंदर एक तरीके से हाउस होल्ड नेम बनेगा राइट जैसे मैं तो ये बोलता हूँ जैसे मारुति है कार्स में वैसे इन्वर्टर्स में सुकाम है वो हाउस होल्ड नेम बन गया था एक टाइम पे तो वो थॉट कैसे इग्नाइट हुआ आपके दिमाग में कभी आपने सोचा था कि आपको इतना बड़ा कुछ एम्पायर या इतना बड़ा बिजनेस करना है या ये था कि पार्ट लाइफ था एक स्टेप पे चढ़े फिर आपको लगा यार एक और कुछ कर सकते हैं इसको बढ़ा सकते हैं कैसे था तो ये थोड़ा सो हमारे ना फैमिली में एक रिश्तेदार थे जो मेरी मदर की साइड से रिश्तेदार थे. और उनका एक हिल्टन ब्रांड था. वी बेल्ट फैन बेल्ट का एक हिल्टन Sorry, ब्रांड कौन सा? था. हिल्टन. हिल्टन ठीक है. और मैं देखता था उनके
वो आते थे हमारे घर में, जब भी दिवाली कुछ होता था तो वो आके अपना कोई ना कोई गिफ्ट दे के जाते थे, और उस पर बड़ा अच्छा अच्छा हिल्टन लिखा होता था। और मैं भी कभी उनके घर गया तो वो सफदरजंग एन्क्लेव में रहते थे, तो वो ब्रांड जो था ना, मेरी नज़रों में हमेशा रहता था, यार देखो ब्रांड कोई चीज़ होती है कि जिसको ब्रांड को आप मतलब आप वो कर सकते हो कि भाई जिससे दुनिया आपको पहचानती है। तो वो लोग सब बोलते थे यार हिल्टन वाले हैं। तो ये हिल्टन वो वाला हिल्टन तो नहीं है जो होटल एंड ऑल नहीं दो? नहीं, वो हिल्टन नहीं हाँ, है। तो थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि हाँ कंफ्यूज नहीं, ना हो वो जाए हिल्टन व्यूअर्स। नहीं है। हाँ, उनकी वी फैन बेल्ट के नाम से आती थी। वी फैन जो फैन बेल्ट्स होती हैं वो हाँ जी, बनाते ओके, थे। सोनीपत में उनकी फैक्ट्री होती थी। अच्छा, उस टाइम वो बहुत बड़े मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि भाई करेक्ट, कोई घर में आ रहा है और वो बड़ी एक अच्छी सी चीज़ें दे के जाते हैं, वो हिल्टन नाम है, और ड्राइवर आता है कैप पहनी हुई है, तो ऐसे शायद बचपन की वो मेमोरी थी मेरे साथ। और मुझे लगता है मैं बचपन में हमेशा एक ही बात मैं कल भी अपने एक दोस्त के साथ बैठा था तो वो यही कह रहा था, यार तू ना हमेशा बड़ी बातें करता था। तो मेरे घर में मेरे पिताजी भी डरते थे कि भाई इसकी तो बातें ही ख़त्म नहीं होती है, ये बातें ही कुछ और करता है। हाँ, तो मेरी जेब में अगर 2 रुपये हैं तो मैं 2 रुपये खर्च आता था बिना सोचे समझे कि भाई क्या करना है। तो मतलब शुरू से ऐसा थॉट था कि यार कुछ बड़ा करना है, क्या बड़ा करना है ये मुझे नहीं पता ये था। नहीं पता था। तो फिर ये कैसे हुआ? तो मेरा बचपन से मैं समझता हूँ कि मेरे में ना थोड़ा लीडरशिप स्टाइल था। अब मुझे लगता है कि था, कि कहीं पे भी जाके मैं मतलब जल्दी लीडर बन जाया करता था। मतलब कोई भी चीज़ है, कहीं चैलेंज आ गया तो स्कूल कॉलेज में मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में फ्रंट में आ जाता था। तो बाकी भगवान जी ने मेरे को हाइट नहीं दी, तो वहाँ चैलेंज रहा कि साइज में हमेशा आगे ही खड़े रहे। और फिर भगवान ने कहा चल यहाँ नहीं दिया तो वहाँ दे दिया, वहाँ भी पे आगे खड़ा कर दिया। करेक्ट। तो फिर जब आप ये स्टार्ट कर रहे थे बिजनेस, तो आपके ब्रदर्स भी उस बिजनेस में आए फिर? नहीं, तो ऐसा है, मेरे ब्रदर्स के साथ जब मैं कॉलेज से निकला तो मैंने उनके साथ काम किया। हाँ जी, 2 साल, 1.5-2 साल अच्छा काम किया। उनका भी तब तक अच्छा बिजनेस सेटल हो गया था। हाँ, तो सेम नहीं, पेन बिजनेस? हाँ, पेन बिजनेस, उन्होंने नई सड़क में दुकान ले ली अपना, होलसेल का अच्छा बिजनेस सेट हो गया था उनका अपना। और तो मेरा था कि भाई अब मैं तो पहले से ही सोच के चल रहा था कि मुझे पेन की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अच्छा, और मैंने ये ब्रांड पहले ही सोच लिया था कौन सा ब्रांड? कि ये जो सूकैम है। सुकैम आपने पेन के लिए सोचा था? हाँ, सूकैम मैंने पेन के लिए सोचा था। वो मैंने अच्छा, कॉलेज में ही सोच लिया था कि पेन, क्योंकि मुझे दिख गया था मेरा फ्यूचर अब पेन में ही है। ओके, आने वाले टाइम मुझे मैं कॉलेज में ही काम कर रहा था, तो मुझे पता था यार अब तो यही करना है काम ज़िंदगी भर, हाँ, तो पेन बनाने हैं। तो उस टाइम एक लग्जर ब्रांड होता था, लग्जर, हाँ, आई नो। ठीक है। तो मुझे लगता था यार मेरे को लग्जर के आके जाके आके अपना नाम खड़ा करना है। तो फादर शायद रिटायर हो चुके थे उस समय। तो उन्होंने बोला भाई, मैंने कहा भैया मुझे फैक्ट्री बनानी है, चलानी है। उन्होंने कहा भाई देख फैक्ट्री चलानी तो अपना अच्छा सेट कर रहा बिजनेस, तो क्या करेगा फैक्ट्री। और मेरा बड़ा थॉट था कि भाई मैं फैक्ट्री बनाऊंगा, अपनी फैक्ट्री चलाऊंगा, ब्रांड बनाऊंगा। तो मैंने छोड़ दी वो सिचुएशन। मैंने कहा चलो ठीक है, भगवान जी को मंजूर नहीं था, तो मैंने थोड़े दिन उसके घर बैठा। तो फिर अच्छा, भाई के घर पे? हाँ, हाँ, तो वैसे मतलब जैसे बच्चे होते ही हैं, हाँ, हाँ, उस समय पता नहीं था हमारी लाइफ कहाँ ले जा रही है। राइट, 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 तो फिर कोई एक दोस्त मिला, उसने कहा यार ये जॉब है सेल्स की हाँ, इस कंपनी में। तो उसको लोग चाहिए थे, लोग मिल नहीं रहे थे। उन्होंने कहा इससे अच्छा लड़का कौन मिलेगा जो साला सेल्स को अच्छा समझता है। वो ले गया, ना कोई इंटरव्यू ना कुछ हुआ, हम साले काम पे लग गए। और बस वो फिर वो केबल टीवी, मतलब MATV CA टीवी और डिश एंटेनास के अच्छा, वो वाली बिजनेस था इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो उसमें जाके हमने काम करना शुरू कर दिया। 2 साल काम किया, फिर अपना शुरू कर दिया। नहीं, तो फिर वो पेन से स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ? तो बिजनेस में करते हैं, पहले आपने पेन बेचे अपने ब्रदर के साथ, फिर उसके बाद यू शिफ्टेड टू केबल टीवी, उसमें मैंने जॉब करी। that was your job, या and then फर्स्ट, in the job you had a vision to open a factory which was for the पेन की आपको फैक्ट्री खोलनी थी। तो 2 साल आपने केबल का काम करा, तो वहाँ पे जब आपने फिर वो आपका दिमाग में चल रहा था कि वो फैक्ट्री खोलनी है, पेन की ही खोलनी है तब तक? नहीं पेन तो मैं फिर छोड़ चुका था। अच्छा, फिर पेन छोड़ दिया आपने? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये मेरे ब्रदर ने बिजनेस शुरू किया था, तो मैंने उससे जाके कंपटीशन कंपटीशन हो जाएगा घर में। मतलब शायद ऐसी वाली बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। करेक्ट। फिर उसके बाद केबल के बाद? फिर केबल में मैंने अपना काम शुरू कर लिया। हाँ, और फिर उसमें मैंने अपना पहले तो बिना मैन्युफैक्चरिंग के शुरू करा, ट्रेडिंग करी, पैसे थे नहीं। फिर उसके बाद फिर मैंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी बहुत छोटे लेवल पे।
तो उसमें मॉड्यूलेटर एम्पलीफायर, स्टेप ऑफ स्प्लिटर्स और डिश एंटेना, इसके फिर डिश एंटेना भी बनाया एक टाइम में, तो फिर चलता गया तो मामला। जैसे जैसे आपने बोला कि यू कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, राइट? देयर वाज अ फाइनेंशियल चैलेंज व्हेन यू वर ग्रोइंग अप। तो जब आपने एक विजन सेट करा अपने लिए, तो फंड कहाँ से आया? दोस्त यारों से उधार ले लिए, चला जाता था पैसे मांगने। मेरा एक दोस्त है अरुण भारद्वाज, हम्म। वो उसकी बड़े अच्छा अपना केमिकल की फैक्ट्री थी, हम्म। तो मैं उसको जाके बोलता था भाई पैसे चाहिए। हम्म। वो मतलब तब तो हमारे 5-10 हज़ार रुपये होते थे, मतलब बट बहुत उस बड़ी समय बात नहीं। 5-10 हाँ, हज़ार भी बहुत 5-10 होते थे। रुपये। हाँ। उसको मैं टेंशन दे देता था, वो पहले तो कहता था नहीं देना नहीं देना, फिर दे देता था। हाँ। तो ऐसे करके एक दो लोग रहे लाइफ में जिन्होंने सपोर्ट। सपोर्ट करा। तो ये फिर आपने सीधा केबल से फिर इन्वर्टर केबल से काफ़ी साल तो मैंने केबल का काम कितने किया। साल करा सर? मतलब मैंने देख लीजिए 98 से शुरू करा। केबल का काम नहीं सॉरी, मैंने 88 से शुरू करा 88 से। हाँ। और 88 से लेके ऑलमोस्ट 2000 तक मैंने केबल टीवी का बिजनेस किया। फिर 12 केबल टीवी से। ग्रो करने लग गया, घर घर में केबल टीवी आ गया। तो आपने अपना ब्रांड लॉन्च करा था उसमें? हाँ, मेरा शुरू से ब्रांड सूका मेरा। सुकैमिरा। उस टाइम कंपनी का नाम था सुकैम केबल टीवी सिस्टम। ओके, तो ये गुड़गांव में था या पूरा अक्रॉस नहीं द नहीं, कंट्री? वो बस तब तो बड़ी एक हमारी छोटी सी कोई दुकान होती थी, वहाँ से मैंने काम शुरू किया था। एक पंजाबी बाग में हमारी कोई झगड़े की दुकान पड़ी हुई थी, वहाँ से मैंने ऑफिस खोला। हाँ। और उसके बाद फिर मैंने नंगलरा में आके अपना ऑफिस खरीदा एक। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद मैंने अपना, फिर तो कभी एक फैक्ट्री बनाई तो कभी कुछ बनाया तो कभी कुछ बनाया, फिर वो कंटिन्यू हो रहा। तो गुड़गांव तो मैं 2000 में 99-2000 में आके शिफ्ट हुआ। तो फिर 2000 में आपने डिसाइड करा यू शट दिस? ये 2000 में नहीं है, 98 में मैंने शुरू कर दिया था। 98 में, जब आपने 98 में इसकी R&D, जब आप जो आप कह रहे हैं, 97 98 हाँ ऐसा ही कुछ ईयर था। ओके, जब 98 के अंदर आप ये इन्वर्टर पे जब आप लेके गए और आपने खोला, तब तक ऑलरेडी इन्वर्टर के ब्रांड्स थे इंडिया के अंदर? ऐसा कोई ब्रांड नहीं था, मतलब सारे ब्रांड वही थे जो 25-50 किलोमीटर के घेरे में काम करते थे। अच्छा, सो नेशनल ब्रांड कोई नहीं था? पॉसिबल ही नहीं था, प्रोडक्ट इतना गंदा था, नेशनल Okay. लेवल पे जा ही नहीं सकता था। ओके, सो यू सॉ एन अपॉर्चुनिटी देयर देन? आई डोंट से आई सॉ द अपॉर्चुनिटी, आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। देखो क्या है, अपॉर्चुनिटी तो मेरे को हर जगह दिखती है। देखो मैं बिजनेसमैन, मुझे अभी मतलब आप थोड़ी देर अपने स्टूडियो में बैठा दोगे तो मैं ये कहूँगा यार आपको, यार ये चीज़ ये किसने बनाई है, इसमें ये कमी है, ये भी अपॉर्चुनिटी है। करेक्ट, तो करेक्ट। मैं अपॉर्चुनिटी का, मुझे अपॉर्चुनिटी हर चीज़ में दिखती है, और तो मुझे अपना दिमाग सेट करना पड़ता है यार इधर नहीं जाना। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख गई कि भाई ये तो यार इतनी गंदे पीसीबी ये चल रहा है, ये तो इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती, कैसे चलेगी। तो बस फिर हमने काम करना शुरू करा, इधर उधर से इन्वर्टर मंगाए। पहले आरवी में इन्वर्टर लगते थे, रिक्रिएशनल व्हीकल में बाहर वो जो कैरावान्स जाते हैं उसमें इन्वर्टर लगते थे, वो मंगाया। इधर उधर से स्टडी करी, तो हमने ले दे के फिर एक मतलब गंदा सा इन्वर्टर बनाया, मॉसफेट बेस्ड। तब तक सारे ट्रांजिस्टर बेस्ड इन्वर्टर बनते थे, और हमने एक मॉसफेट बेस्ड इन्वर्टर बनाया जो बड़ा सोफिस्टिकेटेड बोर्ड था, कार्ड वार्ड ऐसे रिप्लेस कर सकते थे, और ये ओके। तो बनाया। फिर जैसा सबके साथ होता है, पहले थोड़े बड़े सारे चैलेंजेस आए, दोस्त यारों के घर पे लगाए, फेल हो गए, और फिर उसके बाद जर्नी शुरू हो गई। सो पहले वाले इन्वर्टर का कितना बैकअप था, वो याद होगा सर? सो ऐसा बैकअप नहीं था, तो क्या है, पहले जो इन्वर्टर आते थे उसमें 2 बैटरियां लगती थी। हाँ जी। मैंने सीधा सिंगल बैटरी में बनाया। अच्छा, तो मतलब तब तक 2 पहले- बैटरी वाले इन्वर्टर होता था पहले 2 बैटरी के इन्वर्टर आते थे, वही अगर आप 500 वाट चाहिए आपको 2 बैटरी आएगी। हाँ। हमने सीधा सिंगल बैटरी पे इन्वर्टर बना दिया। हम्म। तो लोगों ने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है, सिंगल बैटरी है। हाँ। और तो मतलब वो 24 वोल्ट के चलते थे, हमने 12 वोल्ट पे कर दिया, हम्म। और बड़े सारे चेंजेस करे। मतलब इट वाज मतलब कोई देखता तो उस टाइम पे वो बहुत बड़ी, लोगों के लिए वो बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना, कोई भी देखता था मेरा खोल के इन्वर्टर, वो कहता था यार गेम चेंजर, क्या चीज़ बढ़ा दी तुमने। तो ऐसे ही था। तो पहले हमने माइक्रो कंट्रोलर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, तो सिंपल बनाया इन्वर्टर लॉजिक के साथ। फिर जैसे चलने लग गया, फिर हमने उसमें माइक्रो कंट्रोलर डाला, प्रोसेसर डाल के हमने उसमें प्रोग्रामिंग करनी शुरू करी, सॉफ्टवेयर बेस बनाने शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे प्रोसेसर की जो वो था बढ़ता चला गया, अच्छे बड़े प्रोसेसर लगाने शुरू कर दिए। फिर सॉफ्टवेयर की गेम बन गई कि ये चीज़ करनी है, ऐसे करनी है, तो वो फिर वो कारवां कभी रुका ही नहीं। मतलब आई एम मोर ऑफ ए सॉफ्टवेयर गाय नाउ। मतलब मुझे आप असेंबली में बात करो, सी में बात करो, मतलब जावा, सी, इस सब चीज़ों का मेरा को बहुत, मतलब ऐसा है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं लिख लेता हूँ चीज़ें, कुछ मैं लिख भी लेता हूँ छोटा मोटा, लेकिन
मतलब लैंग्वेज चेंज होती जा रही है, आप रोज नई नई लैंग्वेज आती जा रही हैं, बट जिसको असेंबली आती है तो समझो वो जन नहीं है। करेक्ट। आजकल के बच्चों ने तो असेंबली कभी सीखी नहीं, क्योंकि उनको असेंबली का एक्सपोजर ही नहीं है। तो हमने असेंबली में सॉफ्टवेयर बनाए, फिर धीरे धीरे सी प्लस ऐसे चेंज होती रही, पर इट्स ऑल सॉफ्टवेयर गेम, सो इट बिकेम मोर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड। सर मैं ना आज से 1.5 साल पहले ना किसी के साथ बैठा हुआ था, उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा। वो कहता तूने कंपनी बना ली, ऑर्गेनाइजेशन खोली, अब क्या करना है? तो मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझता, छोटा मोटा जो बिजनेस करते हैं हम। तो आई सेड वी आर ट्राइंग टू बिल्ड। कहते नहीं, यू नो टाइम इज फ्रॉम अ ऑर्गेनाइजेशन टू एन एंटरप्राइज, दैट्स अ वेरी वाइटल स्टेप। सेम थिंग हैपेंड विद यू, राइट, इन योर जर्नी। सो व्हेन वी लुक अप टू सुकैम, जब हम छोटे थे तब, जब आपका जर्नी सक्सेस पे थी और हम ग्रो कर रहे थे, तो हमारे फादर हमेशा बोलते थे सुकैम को लेके आना है। या हमारे जो भी बड़े थे हमारे, वो सुकैम इन्वर्टर ही लगाते थे। मुझे याद है मेरे घर में ये भी बोला गया था एक दिन मेरे फादर की, जब हमारी फैक्ट्री थी, कि जनरेटर नहीं बनाता सुकैम, तो जनरेटर लगवा लेते हैं उसके। तो वो जो जर्नी होती है ना सर, ऑर्गेनाइजेशन से एंटरप्राइज की, सॉरी वो कंपनी से एक एंटरप्राइज की, वो कैसे हुई आपकी? क्योंकि आप जब आप केबल ऑपरेटर वो बिजनेस, सॉरी, जो आप यूज कर रहे थे, तो वो 12 साल का एक्सपोजर था जिसमें आपने फैक्ट्री लगाई, बट लार्ज स्केल नहीं था, इंडिया के नेशनल लेवल नहीं था। कि ये वाला बिजनेस आपका ग्लोबल लेवल बिजनेस बना। तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें बहुत एंटरप्रेन्योर्स फेल होते हैं सर। और ऐसा तो नहीं था कि आप कुछ पढ़ के आए थे इसके बारे में, सब लाइफ प्रैक्टिकलिटी से सीखा है। तो ये यंगर ऑडियंस को बहुत ज़रूरत है ये समझने की भी, और इसका आप थोड़ा आंसर दें। सो मैं ये तो नहीं कहता मैं बहुत सक्सेस ली उस केस में, मेरी पर लर्निंग बहुत है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है। हाँ। सो मेरे में एक अच्छी क्वालिटी है कि मैं लोगों को काम देके उन पे रिलाई करता हूँ और लोगों को मैं मोटिवेट कर सकता हूँ। मेरे को याद है कि मैंने वो लड़कों से काम किया जो लड़के कभी खुद भी नहीं सोच सकते थे कि भाई, आपको मैं बताऊँ मेरा पहला एम्प्लॉय कैसा था। मेरा पहला एम्प्लॉय था, मैं अपने नाना जी के घर गया, मैंने कहा जी कोई लड़का वड़का दो, केबल टीवी के टाइम पे। तो उन्होंने बोला यार ये लड़का है हमारा, ये जो हमारा जो वो नल के ठीक करते हैं ना, प्लम्बर, उसका बेटा था। वो कह रहा है यार मेरा बेटा काम नहीं करता, अब इसको ले जाओ। मैं कहा चल इसको दे दो। तो उसके साथ काम करा, उसको सिखाया। तो मैंने लाइफ में बहुत सारे लोग लिए और ऐसे लोगों के साथ काम किया जिनको मेरा कोई, मतलब कई लोग होते हैं ना बड़े कहते हैं यार इसी बंदे के बिना मैं काम नहीं कर सकता। तो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी के साथ भी काम कर सकता हूँ। कोई भी मेरे को दे दो और मैं उसके साथ काम कर लेता हूँ, और फिर लोग मेरे साथ ट्यून हो लगते हैं। और लोगों को ट्यून करना, लोगों से बेस्ट रिजल्ट निकालना, ये मेरे को बहुत अच्छा आया। लेकिन एक स्टेज पे मैंने गलती करी, जब कंपनी ठीक ठाक चल रही, अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा यार ये जो बच्चे मैंने क्रिएट करे हुए हैं इनमें तो दम ही नहीं है, इन तो क्या पढ़ के आया। तो मैंने एक बड़ी कंपनी के बंदे उठा लिया। मैंने सोचा यार ये आए हैं, पता नहीं क्या कर देंगे। फिर मेरी ज़िंदगी का डाउनफॉल चालू हो गया। वो आए, उन्होंने मेरे पुराने बंदे सारे उठा के बाहर बूर फेंके और राज करना शुरू कर दिया, सब उल्टी सीधी बातें। तो मतलब मैंने, जिसे कहते हैं, मैंने शायद कंपनी बना के, बड़ी बना के या छोटी बना के, मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैंने जो लर्निंग ली, मुझे मैनेजमेंट समझ आ गई कि मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट सिस्टम, प्रोसेसेस एंड कंट्रोल्स। नहीं सर, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला अबाउट हाउ यू, आप कैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप जब ग्रो कर रहे होते हो तो आपको हमेशा लगता है यार आपसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से बंदे लिए जाए, राइट। तो और ये हमारे साथ भी होता है और मैं रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरा एक एंटरप्रेन्योरशिप का फेज चल रहा है साथ साथ में। इसके अंदर सर ऐसा क्यों होता है? वाई डू पीपल फेल व्हेन दे कम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट टू इंडियन फर्म्स? Is it because we lack that such, so much of funding with us where we can put in and we can just forget about, ठीक है कि मैंने तुझे इतने पैसे दिए, भूल जाऊं उस बारे में? या मतलब कुछ ना कुछ तो इशू होगा कहीं ना कहीं पर। I've seen lot of entrepreneurs talking to me on this and saying that ये मैंने करा था और इसकी वजह से मेरे को उसको हाथ जोड़ के बोलना पड़ा, अभी तू जा, तेरे से नहीं हो पाएगा ये। सो उसका मुझे लगता है सबसे बड़ा रीज़न, मे बी आई कैन बी रॉन्ग, कोई बुरा ना माने। नहीं, आपकी जर्नी के हिसाब से। हाँ, तो क्या है ना, जो कॉर्पोरेट से लोग आते हैं वो ना एक बड़े सेट पैटर्न में, सेट प्रोसेसेस में काम कर रहे होते हैं, ठीक है।
वहाँ पे उनके बड़े सारे इफ एंड बट्स होते हैं कि ये करना ये नहीं करना, और उनका जो दायरा होता है थोड़ा छोटा होता है। क्योंकि बंदे को बोला यार ये काम कर, तू बस इधर उधर मत देखियो, ठीक है। सो अब हम उन्हें वहाँ से वो बंदा उठाया, वो हमारा सिस्टम देखता है, हमारे पास ना सिस्टम है ना प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो उसको तो वो आदत नहीं होती कि भाई वो सिस्टम प्रोसेस के बिना काम नहीं कर सकता। तो और जो कंट्रोल्स हैं वो कॉर्पोरेट्स में ना, जिन कंपनियों को 50, 700, 100 साल हो चुके हैं, उन्होंने कंट्रोल प्रोसेस इतने स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं कि उनके लिए बंदा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई आए कोई जाए। तो उनके HR प्रोसेसेस, सिस्टम्स, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। आई विल नॉट से परफेक्ट, दे आर ऑल्सो keep on innovating because they also see the challenges and they keep on improving. Correct. But they work on system processes rather than working on people. And when we are growing up, we are working on people. Yes. People are our strength. Yes. And that is also weakness also. Because जो आदमी आएगा वो सीख जाता है, और फिर उसको सब लोग बुलाना शुरू कर देते हैं, भाई तू आजा हमारे साथ काम कर ले, तेरे को इतने पैसे देते हैं, इतने पैसे देते हैं। तो आप इसी काम में लग जाते हो, भाई यार वो जा रहा है आज, वो छोड़ के जा रहा है आज, ये छोड़ के जा रहा है, यार खड़े तो मैंने किए थे लोग और लोग लेके जा रहे हैं। कुछ लोग अपना धंधा शुरू कर देते हैं जाके। तो ये चैलेंजेस तो स्टैंडर्ड हो जाते हैं, तो हम इसी से बाहर नहीं निकल पाते। बट आई वॉज लकी कि मैं उसको भी पार कर गया। बट अल्टीमेटली आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाना है। तो अगर कल्चर बनाना है तो यार कल्चर कहाँ से स्टार्ट होता है? वो मेरे से। मुझे कोई गलत कहे सही कहे कि भाई तुम्हारा कल्चर खराब है, तुम्हारा कल्चर, तो भाई हमारा कल्चर है, मुझे कल्चर बनाना है। तो अगर मैंने और आपने कंपनी खड़ी करी है तो आप अपने कल्चर के हिसाब से कंपनी बनाओगे, उस पर अडिग रहना चाहिए। भाई यार मेरा ये कल्चर है, ये मैं चाहता हूँ। भाई बेशक आप लिख सकते हो कि यार ये चीज़ें चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत या सही हो, बट आपको अपना कल्चर क्रिएट करना है। बट व्हेन यू डोंट नो व्हाट इज योर कल्चर, आउटसाइडर विल कम एंड ही विल ब्रिंग हिज ओन कल्चर, और ही विल ट्राई टू क्रिएट हिज ओन कल्चर व्हिच कैन बी गुड और इट कैन बी डैमेजिंग एज वेल। सो ये देखना पड़ता है। तो ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है, बड़ी कंपनियों से लोग लाके फिट होने के चांसेस बड़े कम होते हैं। जब तक आपके पास भाई इन्वेस्टर है, उनके प्रोसेस सिस्टम सारे आपको मिल गए, सब कुछ हो गया, तो बड़ा आसान है। आजकल जैसे होता है, कंपनी आती है, उसमें इन्वेस्टर आता है, वो अपने सिस्टम प्रोसेसेस को पहले स्ट्रॉन्ग करता है और फिर हायरिंग करता है। हमारी तो हायरिंग ही बड़ी खतरनाक है। इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज है हायरिंग। करेक्ट। टैलेंट का प्रॉब्लम नहीं है, हायरिंग का प्रॉब्लम है। मतलब मैं तो कहता हूँ किसी को, मैं इंटरव्यू में क्या पता करूंगा इंटरव्यू में किसी का। इंटरव्यू में तो जो लड़के ज़्यादा इंटरव्यू देते हैं दे बिकम एक्सपर्ट्स, और जिसने कभी इंटरव्यू नहीं दिया वो सबसे बेस्ट आदमी है। उस बेचारे ने कभी इंटरव्यू दिया नहीं, एक ही जॉब में काम कर रहा था, अब उसका इंटरव्यू लो, यार ये तो किसी काम का बंदा नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली तो वही आदमी है जो इंपॉर्टेंट है, वही है जो रिजल्ट दे सकता है। लेकिन कई लोग ऐसे इंग्लिश में बड़ा अच्छा इंटरव्यू देते हैं, और HR वाले बंदे लाते ही वो सबसे पहले इंग्लिश में इंटरव्यू, पहले उसकी इंग्लिश चेक करते हैं। ये नहीं चेक करते काम क्या कराना है, कि इंग्लिश पहले चेक करेंगे उसकी कि भाई इंग्लिश तेरी ठीक है। वो इंडिया का एक कल्चर बन गया है कि भाई तेरे को इंग्लिश आती है तो पढ़ा लिखा है। यस यस। अगर तेरे को इंग्लिश नहीं आती तो भाई तू बेकार है। तो हमने बहुत इंग्लिश वाले देख लिए, बहुत वो देखी है, देसी लड़के देखे, और मैंने देखा मेरे जो देसी लड़के थे दे गेव मी द बेस्ट रिजल्ट्स। मेरा आई एम नॉट अगेंस्ट इंग्लिश और आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वो, बट मैंने देखा जो देसी बच्चे थे वो कुछ करना चाहते थे और दे गेव मी वेरी गुड रिजल्ट्स। और वो ऐसे भी होते हैं, वो ज़्यादा अपना समझ के काम करते हैं। उसके लिए फिर बैकग्राउंड में जाना पड़ता है कि उसकी फैमिली क्या है, वो फैमिली में क्या देख के आया है। क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो फैमिली से देख के आते हैं, दे बिकम वेरी रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द किसी के फादर की डेथ हो गई, किसी के मदर की डेथ हो गई, तो आई हैव सीन दे बिकम वेरी वेरी अर्ली स्टेज दे बिकम वेरी रिस्पॉन्सिबल। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी घर में भी चलती है और यहाँ भी चलती है। पर ये नहीं हो सकता कि बंदा घर में रिस्पॉन्सिबल नहीं है और यहाँ रिस्पॉन्सिबल है, चांसेस कम होते हैं। और कंपनी में आप कहते हैं कोई कंपनी के साथ कोई लोग ना कंपनी में किसी के साथ नहीं जुड़ते, लोगों के साथ जुड़ते हैं। लोग लोगों के साथ जुड़ते हैं। ज़्यादातर लोगों को अच्छा बॉस मिल गया, दे प्रेफर टू स्टे देयर। बड़े लोग कहते हैं यार लोग ना पैसे लेके इधर उधर हो जाते हैं। मैं कहता हूँ नहीं भाई, नहीं, करेक्ट। बॉस को देख के होते हैं इधर उधर। बिल्कुल। मेरे साथ बड़े लोगों ने काम किया जिनको मैंने पैसे दिए नहीं दिए, दे वांटेड टू वर्क विद मी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ शुरू से चल रहे होते हैं। ऐसे भी हैं। क्या होता है देखिए, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी हो रही होती है ना, तो चैलेंज क्या होता है कि कुछ लोग रहते हैं जो आपके साथ चलने को तैयार हैं पर उनकी कैपेबिलिटी इश्यूज होते हैं। हाँ।
ठीक है, तो अगर आप उनको आगे लाके अपनी कंपनी खड़ी करना चाहोगे तो पॉसिबल नहीं है, Possible क्योंकि नहीं। उनकी कैपेबिलिटी इश्यूज हैं. सो एज एंड व्हेन यू आर ग्रोइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, यू कांट से यार ये मेरा बड़ा ट्रस्टेड बंदा है या ये मेरा बहुत लॉयल बंदा है, उससे कंपनी नहीं चलेगी. और उनको सबसे ज़्यादा बुरा लगता है सर जब उनके बारे में आप बोलते हो ना, जैसे आप आपके साथ कोई 20 साल से 25 साल से, और आपको लगता है कि यार अब इसका वो लेवल आ चुका है, इससे ज़्यादा ये नहीं सोच सकता, तो आप उसके ऊपर कोई बंदा लेके आते हो और आप ये सोचते हो कि वो उससे सीखे, लेकिन वो उससे सीखता भी नहीं है, और उसको बुरा ये लगता है कि मेरे ऊपर कोई बंदा आया। तो ऐसे फेज में यंगर ऑडियंस को समझाने के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि यार इसे ऐसी सिचुएशन, बिकॉज क्या है ना सर, मैं बताता हूँ ये पॉडकास्ट को स्टार्ट करने का भी सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि जब मैं अपनी जर्नी में था और जो मैं पढ़ रहा था, मेरे को बुक्स में तो ये नॉलेज मिल नहीं रही थी। हम बिजनेस कर रहे थे, फेल हो रहे थे, पास हो रहे थे, जो भी हो रहा था हम वो सीख के वही इंप्लीमेंट कर रहे थे, करेक्ट। तो और कुछ ऑफकोर्स पेरेंट्स ने बिजनेस करा हुआ था तो उनसे सीखा हुआ था। तो वही आपसे भी ये सीख, जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो जैसे मैंने आपको बताया, तो अब आप क्या स्टेप लेना चाहिए? दिस अ वेरी सो देखिए, जो लोग पुराने हैं, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट दो, सब कुछ दो, और नए लोग आते हैं तो थोड़ा बैलेंस होता है, आप बीच में बैलेंस में रहो, और उसको भी समझाते हैं नए वाले को, भाई देखिए पुराना बंदा है, इसको निकालना नहीं है, निकालना नहीं है। हाँ। ठीक है. और आपकी बात सही है, वो सीखने की बजाय वो थोड़ा सा बुरा मान जाते हैं कि यार बॉस, यार मैं तो कर रहा था, मेरे ऊपर क्यों ले आया है. तो ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हम ऊपर वाले लोग लाए होते हैं वही गलत निकल आते हैं. हाँ। सो बहुत फेस पॉसिबल है. तो मुझे लगता है कि आपको बैलेंस करना आना चाहिए कि भाई पुराने भी हैं, नए भी हैं. और पर अल्टीमेटली ऐसा होता ही है कि जो आपके साथ शुरू शुरू में लोग चल रहे होते हैं, उनको एक छोटे लेवल का बिजनेस तो आप उनके दम पे खड़ा कर सकते हो, सकते हो। लेकिन अगर नेक्स्ट लेवल का बिजनेस खड़ा करना है तो उनकी वो ना तो सोच है ना वो कैपेबिलिटी है. तो वहाँ पे कई बार हो भी जाती है, बट बड़ा रेयर है. तो उसके लिए आपको लोग तो फिर बदलने ही पड़ते हैं, लेकिन उनको भी साथ रख के चलना जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज दैट बैलेंस रिमेन्स. इट इज़ अ टफ जॉब, इट्स नॉट ईजी एज आई एम सेइंग, बट it is good if we can keep both the players because they both are required. सुकैम की जर्नी पे सर बात कर रहे थे हम। सुकैम की जर्नी जब हो रही थी तो कभी ऐसा हुआ आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हो अकेले और बैठ के सोच रहे यार हाँ जिंदगी में कुछ कर लिया अब मैंने, कभी ऐसा सोचा आपने? नहीं, जब ऐसा आप पूरे उस लेवल पे थे, जब टॉप पे थे, नहीं, अपने प्राइम पे थे? नहीं, मेरे को कभी ऐसा नहीं आया, क्योंकि मेरी लाइफ में हमेशा अगला चैलेंज तैयार है. नहीं सर, चैलेंज एक अलग चीज़ है, बट जैसे कभी आप जाके बोलते हो कि हाँ यार मतलब मैं अपना नाम देख के, नॉट एज द पर्सन बट एज द ब्रांड विच यू वर सेइंग कि आपको ब्रांड का शुरू से शौक था, आपका ब्रांड का नाम देख के जब लोग आपके बारे में सर्च करें, कभी आपको ऐसा तो लगा होगा बैठे हो आप अकेले कि या आई हैव अचीव नहीं तो मतलब हाँ कुछ तो करा है लाइफ में? नहीं, आई डोंट थिंक सो आई एवर गॉट दिस फीलिंग. नेवर? मुझे जो करना था मैं हमेशा फेल ही होता रहा, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मैं कभी अचीव नहीं कर पाया. तो मैं हमेशा अपने आप को मतलब गालियाँ देता हूँ. मेरे मतलब मेरे आसपास के लोग भी कहते हैं आई एम अ वेरी यू नो माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई ओन सेल्फ इज़ वेरी हाई, वेरी हाई। सो आई हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स ऑल्सो. तो बड़े लोग मुझसे कहते हैं, मैं कहता हूँ यार देख मेरे साथ अपनी भी ये प्रॉब्लम है यार, मैं अपने आप को ही नहीं कभी माफ़ करता, तो मैं अपने आप को ही गालियाँ देता रहता हूँ. तो आई हैव ए लॉट ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म अबाउट माई सेल्फ. तो आई नेवर गॉट दैट फीलिंग कि भाई मैं कुछ बन गया हूँ या कुछ है. मेरे को तो जो करना था वो कर, मतलब अगला तैयार है, ये करना है, ये करना है, या पहले वाले में क्या गलतियाँ चल रही हैं उसको सुधारने में लगा हुआ हूँ. ऑर्गेनाइजेशन में कोई छोड़ के जा रहा है, कोई नए लोग आ रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही हो रहा है, इतने उलझ जाते हो आप, वो हसल तो रहता है। तो आपको अपने बारे में सोचने की फुर्सत, बड़ा रेयर केस होगा कि आपको सोचने की फुर्सत मिले, क्योंकि आप इतने चैलेंज, कोई ना कोई चैलेंज घिरे रहता है. बाहर वालों को लगता है यार बड़ी कंपनी बन गई है, और अंदर पता होता है यार आज ये वाला बंदा यार ये गलत करके आ गया है, ये वाला बंदे ने ये गलत कर दिया है, और यार ये टीम ने ये गलती कर दी है. तो आप सबको या तो समझा रहे हो या बाहर वालों को समझा रहे हो कि भाई सॉरी सर. तो it's a and when the organization become big, the biggest challenge is to communicate. इंडिया में कम्युनिकेशन करना सबसे चैलेंजिंग है. आपने इस मैंने बात बोला इसको जाके यार तू बाकी को समझा दे, वो क्या समझाएगा पता नहीं. सो आई मीन आई हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड मी एंड यू नो, तो मतलब मुझे लगता है अगर कोई एंटरप्रेन्योर ऐसा सोचता है बैठ के कि भाई मैं कुछ बन गया हूँ, तो थोड़ा मुश्किल ही होगा. सर जब ये जर्नी थी आपकी सुकैम वाली, तो उसके अंदर
when you were growing, a major element which comes in is funding, right? And you yourself said that you were not, आपने कोई इन्वेस्टर तो लेके नहीं आए थे अब ऑन बोर्ड. तो ये बहुत मजा, आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है और आपको एक उसके साथ साथ ड्रॉबैक दिख रहा है कि यार मेरे पास कैश फ्लो की प्रॉब्लम है. कैश फ्लो एज इन कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते अभी. तो उसको कैसे सॉल्व करते रहे आप? बिकॉज वो बिकम अ हिंड्रेंस ऑल्सो लेटर ऑन इन योर लाइफ, बट हाउ डिड यू cross those hurdles when it was coming? So I don't know whether you know it or not. So Suchem was funded by foreign investor Okay. Temasek in 2006. ठीक है, और बैंक्स भी पहले चालू हो गए थे 2004 के आसपास. हमारे को थोड़ी थोड़ी बैंक फंडिंग मिलनी शुरू हो गई थी. हाँ, मुझे पहला बैंक फंडिंग याद है 2 लाख रुपए की, जो मेरी पहली लिमिट बनी थी. अच्छा, ये कब था? मेरे ख्याल से 2099 की बात होगी या 2000 की बात होगी. तो ये केबल दो- टीवी में था तब मैं. अच्छा. तो मेरी पहली लिमिट बनी थी 2 लाख रुपए की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में. और उसके लिए मैंने क्या क्या दौड़ धूप नहीं करी. तो वो मुझे याद है. उसके बाद फिर मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है. पर वो पहले 2 लाख की जो लिमिट बनी थी, वो एक बैंक मैनेजर थे मिस्टर देवेंद्र कुमार, जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से मतलब याद रखा मैंने ज़िंदगी भर. एंड वन टाइम आई एम्प्लॉयड हिम ऑल्सो व्हेन आई अच्छा. बिकेम ए बिग गाय. सो वो फंडिंग मुझे याद है. उसके बाद फिर ऐसा होता है, देखो बिजनेस में जो आप कुछ साल निकाल लेते हो ना, तो आपको फंडिंग वंडिंग समझ आ जाती है. यार ये चैलेंज है, वो है, लोगों से उधार ले लेते हो, किसी को उधार बेच दिया. वो एक सर्कल ऐसा चलता है जिसमें आप उलझे रहते हो. चलता रहता है, लेकिन कैसे चलता है तो मुझे नहीं पता, लेकिन चलता रहता है. शुरू के पहले 2-4 साल आपको शायद समझ नहीं आता. उसके बाद आपको समझ आना शुरू हो जाता है, यार यहाँ से पैसा मंगाना है, यहाँ से फ़ोन पे बात करनी है, जिसको नहीं देना उसको क्या कहना है, फ़ोन उठा के चेक कैसे रुकवाने हैं. ये सब चीज़ें ना धीरे धीरे आपको समझ आनी शुरू हो जाती हैं, प्रैक्टिकली आती हैं. कोई समझाए तो मेरे ख्याल से शायद आपका भी ऐसे ही रहा होगा. और किसी स्टेज पे आपको हज़ारों के चैलेंज होते हैं, फिर लाखों के, फिर करोड़ों के चैलेंज हो जाते हैं. इतना ही फ़र्क पड़ता है. वो 1000 लाख में चेंज होते हैं, लाख फिर करोड़ में चेंज हो जाते हैं. करेक्ट. तो जर्नी में फंडिंग की बात हुई हमारी, तो मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि आपका ओवरऑल बिजनेस प्लान कैसे बनाते थे? यू वर डूइंग दैट बिकॉज यू सेड दैट यू वर मोर इन्वॉल्वड इन टेक्नोलॉजी एंड यू स्टिल इन्वॉल्वड इन टेक्नोलॉजी विद योर न्यूअर ऑर्गेनाइजेशन. तो आप वो बिजनेस प्लान कैसे बनाते थे? बिकॉज आपका कोई पार्टनर तो नहीं था, राइट? तो आप कैसे बैठ के बनाते थे जब आप इनिशियल स्टेजेस पे थे? इनिशियल स्टेजेस पे जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को बहुत अच्छी तरह से याद है कि मेरी 5000 महीने की सेल थी. अच्छा. तो मैंने कहा यार 10 करनी है. 10 हो गई. और मैंने कहा यार 20 करनी है. 20 हो गई. तो मैंने कहा यार 50 करनी है. और कर पाया नहीं कर पाया. जहाँ तक पहुँचा उसके अगला वाला गोल मेरा तैयार होता था. फिर ऑर्गेनाइजेशन में सबको पता था, जैसे ही महीना क्लोज हुआ, अगले महीने में भैया हमने ये नहीं ये करना है. ख़राब हो गया तो थोड़ा अपना नीचे कर लिया, अच्छा हो गया तो थोड़ा ऊपर कर लिया. तो वो गोल मतलब टाइम टू टाइम बनते चले गए. और किसी स्टेज पे जाके मैं ये भी सोचता था, यार मैंने ये करना है. तो लॉन्ग टर्म गोल भी रखता था लोगों के आगे, क्योंकि एम्प्लॉय को ना लॉन्ग टर्म गोल बहुत ज़रूरी चाहिए होता है. करेक्ट. ठीक है, जो चाहे अचीवेबल है चाहे नहीं अचीवेबल है. विजन प्लानिंग, एक विजन चाहिए होती है लोगों को, यार ये चाहता क्या है. यस. तो मेरे लॉन्ग टर्म गोल तो वैसे ही बहुत बड़े होते थे, अनअचीवेबल. तो ठीक है, मतलब गोल्स रहते थे हमेशा कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है. तो वो गोल्स तो मैं बहुत ही क्लियर था. एक ज़माना था मैं लिख के चलता था, जब मैं छोटा था अपनी डायरी में लिख लेता था, यार मैंने ये करना है. फिर डायरी खोल के देख लेता था. डायरी वैसे भी लिखते रहते थे, तो फिर पिछला पन्ना देखना पड़ता था, यार वो इस महीने में पिछले पन्ने में क्या लिखा था, यार मैंने क्या अचीव करना था. कभी भूल जाओ तो. फिर कभी कभी मैं ऐसा करता था कि जैसे मैंने 30 दिन है, तो 30 दिन में मैं क्या लिखता था, हर रोज़ पन्ने पे लिखता था कि यार 25 लाख 25 लाख 25 लाख. हुआ मेरा 5 लाख ही है, पर मैं लिख रहा हूँ 25 25 25 25 25 25. तो वो मतलब अगर मेरी कोई डायरी पढ़ ले तो कहेगा पागल आदमी यार. तो और मैं ऐसे करता था, मतलब मैं बड़ा वो था कि भाई मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता था. वो मेरा आज भी है. करेक्ट.
I met you in 2014-15. At that point, you were focusing more on solar. What did you achieve in this? So I learned a lot about technology. We did a lot of technology. We made a lot of technology things, and मेरे दिमाग में बहुत आइडियाज़ थे यार, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, Hmm. और हम करते चले गए. फिर Hmm. R&D की टीम बहुत बड़ी हो गई थी, Hmm. तो उनके साथ काम किया, और मेरे दिमाग में मतलब आज अगर कुछ कर लिया, अचीव कर लिया, तो अगला तैयार होता था. और मैं अपनी खुद की बहुत स्टडी रखता था. फिर इंटरनेट आ गया तो और भी आसान हो गया काम. Correct. Hmm. तो खुद बहुत स्टडी करता था, क्या चल रहा है दुनिया में, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है. फिर मुझे फील्ड में जाके बड़ी प्रॉब्लम नज़र आती थी, यार इनको ये सोल्यूशन चाहिए, ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन चाहिए. तो एज पर दी प्रॉब्लम्स आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन प्रोडक्ट्स कि भाई यार ये वाला सोलर में ये चैलेंज है, ये चैलेंज है. Hmm. तो और फिर कोई उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्लेयर थे नहीं, और लोगों को पता नहीं था कि सोलर कोई चीज़ होती है. Hmm. जब मैंने सोलर पे काम करना शुरू करा, इट वाज वे बैक इन 2006 और 5 व्हेन आई Oh, स्टार्टेड okay. वर्किंग ऑन सोलर. Okay. तो लोग कहते थे सोलर यार क्या चलेगा. उस टाइम पैनल बड़े महंगे होते थे, और Subsidiary भी नहीं सब कुछ थी. इंपोर्ट में होता था. सब्सिडी तो बड़ी दूर की बात है, सब्सिडी का कोई मतलब ही नहीं था, पता ही नहीं था लोगों को सोलर होता क्या है. Hmm. तो फिर हमने वहाँ से सोलर का काम करना शुरू करा, स्टोरेज में काम किया, ग्रिड फीड में काम किया. और सबसे पहला जो पहले सेकी का टेंडर निकला था 5 मेगावाट का ग्रिड फीड का, उसमें से 3 मेगावाट मैंने किया था. Hmm. तो सारे लोग जानते थे सोलर में भी. Hmm. तो मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी टीम बनाई Hmm. सोलर की, फिर वो टीम ही कोई ले गया. तो मतलब ऐसे बड़े सारे चैलेंज हैं. Hmm. Correct. And sir, what happened to, because it was not a hunky dory story, there was a tough time which you have faced in your life, both when you were, when suddenly Sucam was shut down, I remember, and a news came in that the story went to NCLT and all those things, right? So what was that time? उसको उस बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि एकदम से क्या हुआ सब कुछ चलते हुए. भगवान जी ने करना था भैया, चलो बहुत तुमने ऐश कर लिया, आ जाओ बेटा तुम लाइन पे लग जाओ. नहीं, बट वो जब फेज आ रहा था लाइफ के अंदर, तो ऐसा तो नहीं है कि वो रिजल्ट एकदम से आ जाता है. उससे पहले चैलेंजेस तो शुरू हो गए होंगे पिछले, मतलब अगर ये 2000 आई थिंक 18-19 का बात है, ये 17-18 की बात होगी. उससे पहले से कुछ तो चैलेंजेस चल रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये चैलेंज आ रहा है, उसको कैसे फेस करना है. तो ये कैसे शुरू हुआ सर सब कुछ, और एकदम So, से क्या हुआ? मेरा डिवोर्स चालू हुआ 2010 में. 2010 से 2012-13 मेरा काफ़ी कन्फ्यूजन वाला फेज़ गया, जहाँ पे मैंने कंपनी पे काफ़ी कंट्रोल छोड़ दिया, और चीज़ें थोड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई. मेरा जाना बहुत कम हो गया था कंपनी में, और मेरा थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया बिज़नेस को लेके. मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में काफ़ी उलझ गया था. तो उस फेज़ में कंपनी लेफ्ट राइट होने लगी, लोग बदलने शुरू हो गए, और तो वो उसका जो डाउनफॉल था फिर वो 2017-18 में दिखा कि बैंक के लोन बहुत ज़्यादा हो गए थे. और हमने बैंक को बोला कि भाई थोड़ा टाइम दे दो. फिर आई केम बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन, आई स्टार्टेड करेक्टिंग थिंग्स व्हाट वेंट रॉन्ग. बट जब तक मैं सब चीज़ें ठीक कर पाता, तब तक बैंक्स बिकेम अग्रेसिव. और फिर नया लॉ आ गया. NCLT. हमारी तब तक चल रहा था कि भाई रिस्ट्रक्चरिंग, क्योंकि अच्छा अकाउंट था, कोई ऐसा डिफ़ॉल्ट था नहीं. करेक्ट. तो हमने थोड़ा टाइम मांगा कि हमें थोड़ा टाइम दे दो यार, थोड़ा टाइम. और मैंने काफ़ी हद तक कंपनी को रिवाइव कर लिया था, और इतना बड़ा कोई लोन भी नहीं था कि भाई जो तो फिगर इतना बता बड़ा सकते हैं किस्सा या नहीं हुआ. बता सकते? क्या नहीं बता सकते? फिगर बता सकते हैं हाँ या नहीं हाँ, बता सकते? 250 करोड़ का लोन था. ओके. और कोई ऐसा इतना बड़ा चैलेंज नहीं था. कंपनी की अच्छी वर्थ थी, कंपनी की प्रॉपर्टियाँ बहुत थी, सारी कंपनी की प्रॉपर्टियाँ कंपनी के नाम पे थी. तो उस समय भी अगर देखा जाए तो बैलेंस शीट पे ही 120-130 करोड़ की तो प्रॉपर्टियाँ बैलेंस शीट पे दिख रही थी. स्टॉक्स थे, सब कुछ था, बट चलो जो होना था वो हुआ. तो आपने बैंक को बोला था कि वी विल नॉट, यू गिव अस सम मोरेटोरियम और समथिंग, और हाउ या वाज वी इट? आस्क्ड फॉर लिटिल मोरेटोरियम फॉर आवर क्योंकि हमारे लोन होते हैं दो तरह के, एक कैश क्रेडिट लिमिट होती है और हाँ एक जी. हमारा जो EMI वाले जो. तो उसमें फिर जो जारी थी हमने उसको बोला कि थोड़ा डिले कर दीजिए. और बैंक ने रिस्ट्रक्चरिंग में डाला, गवर्नमेंट बैंक थे, टाइम ले गए, और हमारी किस्मत भी ख़राब थी, तो हो गया जो होना था.
So when you came back in the system, at that point the sales were down. That means you were not able to repay the loans. ऐसा नहीं था, देखो हमने ना कंपनी को जैसे ही मैंने कंपनी के दोबारा से कंट्रोल लिए, तो मैंने सारी की सेल्स को उठा के कैश पे डाल दिया। मैंने अपनी सेल कम कर ली, लेकिन जितनी भी उधारी थी बाजार में ख़त्म कर दी। अच्छा, ठीक है, उससे कैश फ्लो अच्छे होने शुरू हो गए। करेक्ट। मैंने अपने सप्लायर के पैसे टाइम से देने शुरू कर दिए, कंपनी को मैंने रिवाइव करना शुरू कर दिया। पहले तो सप्लायर को पैसे टाइम से नहीं मिल रहे, उधार बहुत था बाज़ार में। सेल तो बंदे दिखाई देते हैं कि सर इतनी सेल कर दी, वो कर दी। तो वो मैंने थोड़ा टाइट करा सिचुएशन को, कैश पे ले आया सारी कंपनी को, और चीज़ें मैं ठीक ही कर रहा था, बहुत अच्छी पोजीशन पे ले आया था कंपनी को। लेकिन फिर अगला था बैंक्स को हैंडल करना, कि अब बैंक को बोला जाए भाई। तो कुछ चैलेंजेस थे कंपनी में, मैंने जो सॉर्ट आउट करे। तो फिर बैंकों को जाके बोला यार थोड़ा टाइम दो, ये चीज़ें मैंने ठीक करी हैं। बैंक मान भी गए थे, ऐसा नहीं था। लेकिन मजबूरी कह लें, कुछ कह लें, उस टाइम नया लॉ आ गया। सबने बोला यार जिस कंपनी को स्ट्रेस है उनको उठा के एनसीएलटी में डाल दो। उन्होंने डाल दिया एनसीएलटी। उसके बाद तो फिर ख़त्म हो गई कंपनी। 1 साल बैंकों ने कंपनी चलाई, नया लॉ था, किसी को पता नहीं था कंपनियां कैसे चलती हैं, कौन चलाएगा। बच्चे थे, वो पढ़ पुढ़ा के आए थे, उनको बोला यार तुम कंपनी चलाओ। एक बंदे को 4 6 कंपनियां दे दी। नहीं तो इसमें क्या होता है सर, जैसे एनसीएलटी में डाल दिया, उसके बाद रातों रात चेंज हो जाती है पावर? बस रातों रात चेंज। आप अगले दिन यू दे डोंट गिव यू एनी नोटिस और समथिंग? बस बैंक वहाँ से आपको एक वो आता है, कोर्ट का ऑर्डर लेके आता है एक बंदा कि Okay. सर यू आर नोबडी नाउ, आप साइड पे बैठ जाओ। अच्छा, बस फिर उसकी सब चलती है, वही सब जगह, हर जगह कंट्रोल उसी का, सब कुछ। आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ना एम्प्लॉय का, ना डीलर का, ना डिस्ट्रीब्यूटर का, ना सप्लायर का। नो बट यू स्टिल अ पार्ट ऑफ द कंपनी ना, आपका साइन तो हो है उसके कोई साइन नहीं किसी तरह का, अच्छा। यू आर नथिंग। सो दैट नोट दैट पर्सन केम एंड टोल्ड यू कि भाई तुम कल से यू आर नॉट द ओनर, यू आर आई एम नॉट नोबडी। द ओनर। एंड देन व्हाट हैपेंस टू द बैंक अकाउंट जिसमें आपके पे कैश पड़ा है या कुछ तो उन्होंने जितने भी मैंने चेक काटे हुए थे सबके आप पेमेंट करा दी। हाँ, बिकॉज उसके भी केस मेरे पे चल रहे हैं। तो फिर लॉ ऐसा था कि भाई अब आप अलग हो, क्योंकि लिमिटेड कंपनी थी। हाँ, देखा जाए तो मतलब लिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए थी। करेक्ट। कोई लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, पूरी लायबिलिटी है। फिर पर्सनल गारंटीज और ये और वो, फिर मेरे पे बैंकों ने केस कर दिए। पहले तो कंपनी ली, फिर उसके बाद उन्होंने मतलब मुझे कुछ बताया ही नहीं, कंपनी की क्या वैल्यू करी है, ना मुझे इन्वॉल्व किया। उसमें प्रोसेस होता है कि कंपनी में वैल्यू होती है आपकी। तो आपको कोई भी कंपनी है आपसे कोई टेक ओवर ले तो वैल्यू करता है कि भाई हाँ भाई आप बताओ जी यार आपका क्या क्या है। हाँ जी। मुझसे ना पूछा ना करा, एक ऐसे ही छुपा छुपी के में उन्होंने कंपनी की वैल्यू कर ली। और हमें पता ही नहीं क्या वैल्यू है क्या नहीं। हम तो अपने आप को बचाते फिर रहे हैं भाई, अब क्या करें। बैंक एक नोटिस, 2 नोटिस, सारे 9 बैंक थे तो 9 के 9 अलग अलग नोटिस, केसेस। कई हाई कोर्ट, पहले तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि यू आर ए विलफुल डिफ़ॉल्टर। फिर फ्रॉड डिक्लेयर करके उन्होंने सीबीआई में डाल दिया। एक दिन सीबीआई मेरे घर पे आ गई रेड करने। तो बस फिर ज़िंदगी चालू हो गई स्ट्रगल की। कंपनी तो गई सो गई। उसके बाद जो सोचा नहीं था वो हुआ। फिर बाद में मुझे पता लगा यार कंपनी तो उन्होंने 300 करोड़ की वैल्यू करी थी। तो फिर हम हाई कोर्ट गए। हमने कहा सर हमारी वैल्यू तो 300 करोड़ थी, 250 करोड़ का लोन था, मेरी गलती क्या है। तो हाई कोर्ट ने उस पर तो कहा कि हमारे ये जुरिडिक्शन में नहीं आता, लेकिन हाँ गलत हुआ है। तो उन्होंने कहा भी तुम्हारे जो सिस्टम प्रोसेस हैं, क्योंकि ऐसे बड़े सारे, क्योंकि जब नया लॉ बनता है तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, गवर्नमेंट की इंटेंशन तो ठीक थी कि भाई यार जो कंपनियां नहीं चला पा रहे एंटरप्रेन्योर, करेक्ट, उनको दो एनसीएलटी में डालो और वो एंटरप्रेन्योर को छोड़ो ताकि उसकी भी लाइफ बन जाए और कंपनी भी चला पाएँ। बिल्कुल। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एनसीएलटी में ज़्यादातर कंपनियां में बीच में लोग आ गए, फ्रॉड करने लग गए, उन्हें औने पौने भाव में कंपनियां खरीद डाली। और गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो इंटरनेशनल लॉ था उसको लाके इंडिया का लॉ बना दिया, और इस तरह से सबको ट्रीट होने लगा कि भाई सब चोर हैं। तो ना तो एंटरप्रेन्योर को जान छूटी, ना तो वो अगला कोई काम कर सकता है, ना कंपनी की कोई वैल्यू मिली। जैसे अगर हमारे जैसा देखा जाए तो सिस्टम तो बहुत अच्छा था, उन्होंने वैल्यू कराई कि भाई जब आप कंपनी ले रहे हो तो आप वैल्यू करो, क्या वैल्यू है इस कंपनी की, अगर आज बेचोगे तो क्या वैल्यू है। तो अगर मेरी आज देखा जाए तो लॉ तो बहुत अच्छा बना था, पर उस लॉ की वैल्यू कुछ नहीं थी कि अगर आपकी 300 करोड़ की है या 150 करोड़ की है, 5 करोड़ में बेच दो, कोई पूछने वाला नहीं है।
तो यही हुआ, सारी कंपनियों के, बैंकों का बहुत तगड़ा लॉस हो गया, एंटरप्रेन्योर मर गए, कई लोग, कई हम मेरे से बड़े सारे लोग हैं जो मुझे पता है, या तो बेचारे कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली, और कुछ लोग जो मतलब बड़े बुरे हाल में, बीमारी में पड़े हुए हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो मतलब इस बेसिकली इसमें ये हुआ कि आपसे एकदम से ले ली गई कंपनी, और पहले उसको बैंक ने चलाया, फिर वो कंपनी को शट डाउन कर दिया गया क्योंकि था। उनको चलानी आती नहीं थी कंपनी, हाँ, कैसे आएगी सर? और फिर कंपनी स्ट्रेस में थी, तो आपको पैसा देना था कंपनी चलाने के लिए। तो वो जो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है उसने पहले दिन बोला भाई 30 करोड़ दो इस कंपनी को चलाने के लिए, तभी चलेगी। बैंक ने कहा हम तो पैसे देंगे नहीं, देना तो दूर की बात, तो कंपनी में इतने खर्चे डाल दिए उन्होंने कि उनकी मीटिंगें हो रही हैं, उसके पैसे वहाँ से जा रहे हैं, उनकी वैल्यूएशन हो रही है, तो दुनिया भर की, क्योंकि लीगल बड़ी सारी ऑब्लिगेशन है जो आपको करनी है। और फिर वो अपनी जैसे PwC अपनी टीम लेके आ गई, तो उसी का खर्चा 50 लाख रुपए महीना कंपनी में डाल दिया। हमारे एम्प्लॉय जो थे सो थे, तो इट वाज अ वेरी इट वाज अ टोटल कियोस। तो मेरे एम्प्लॉयज तो छोड़ के जाने लग गए। जब NCLT में डल गई थी कंपनी, तो आपके ऊपर तो कैसे ही केस करे ना उन लोगों ने जो चेक बाउंस हुए? वो तो प्रोसेस है कि आपकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं जाएगी, कंपनी की लायबिलिटी खत्म। कंपनी को उन्होंने कह दिया कि भाई कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, लेकिन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पूरी रहेगी। लॉ ऐसा डिफाइन किया कि भाई एंटरप्रेन्योर की जान नहीं छोड़ सकती। सो कैसे मैनेज करा अपने आप को उस टाइम पे? मैंने क्या मैनेज करा, टाइम ने मैनेज करा, जिंदा हूँ। नहीं, फिर भी सर, मतलब इतना कुछ बनाने के बाद अपने सामने निकलते हुए सब कुछ देखना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग आज। सो ऑब्वियसली आई वेंट इनटू डिप्रेशन, जैसे सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। जो समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। फिर नौकरी के ऑफर आए, इंटरव्यू देने गया लोगों अच्छा, को। नौकरी के भी ऑफर? चॉइस नहीं थी ना कि मतलब सप्लायर आपको गाली दे रहा है, एम्प्लॉय आपको गाली दे रहा है, एम्प्लॉय के पैसे नहीं मिले, और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आपको गाली दे रहा है। बड़े सारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को पता ही नहीं क्या हुआ, वो तो ये आज ही सोचते हैं यार इसने कंपनी बंद कर दी, बाजार में लिख देते हैं इसने कंपनी बंद कर दिया। तो मतलब उनको लगता है कि यार मैंने कंपनी बंद कर दी, किसी को ये नहीं पता लगा कि मेरी क्या हाल हुई और वो भी, उनकी भी कोई गलती नहीं है। उनको जो मैसेज गया, जितने भी मेरे कॉम्पिटिटर थे उन्होंने बाजार में खूब मैसेज लगाया, देखो सुकम बंद हो गई, सुकम में तो भाग गया बंदा छोड़ के, ये हो गया वो हो गया। और मैं तो अपने डिप्रेशन में पड़ा हुआ था, मैं तो अपने बारे में किसी को कुछ बता ही नहीं सकता था कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ गया, कंपनी के साथ क्या हुआ, किसी को मालूम ही नहीं था। तब आपके जैसे लोग मेरे को मौका दे रहे हैं पॉडकास्ट करके बताने का, तो मैं अपना दिल की बात बता रहा हूँ कि मैं तो नौकरी के लिए भी गया, नौकरी के इंटरव्यू दिए, और मतलब ऐसा भी नहीं है कि लोग नौकरी पे रखना नहीं चाहते थे, ऑफ कोर्स, क्योंकि आई वाज वन ऑफ द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट। और मैंने किसी को ना भी नहीं किया, मुझे पता नहीं था भी मेरे को क्या करना अब लाइफ में। कंपनी चली गई, सब फैक्ट्रियाँ, प्रॉप्स, लोग वो सब चले गए, अब क्या करो। तो मेरी वाइफ ने मेरी पोजीशन देखी, जो मेरी सेकंड मैरिज हुई 2016 में, उसके बाद मेरी लाइफ, पर्सनल लाइफ तो पटरी पे आ गई। So that was the only good thing which was happening in your life at that point. आई स्टिल, अगर मुझसे कोई आज पूछे तो मेरी मेमोरी में सिर्फ यही है कि जिस दिन मेरी शादी हुई, आई वाज अ मोस्ट हैप्पी गाय इन माय लाइफ व्हेन आई गॉट मैरिड Okay. विद माय वाइफ, Second marriage, yeah. खुशबू, एंड दैट वाज द बेस्ट मोमेंट हैपेंड टू मी। So that happened, and simultaneously, so you were saying something about. सो देन शी सॉ कि भाई इसके रोज़ फ़ोन आ रहे हैं, रोज़ इसको गालियाँ मिल रही हैं, SMS गंदे गंदे लोग भेजते थे। कुछ लोग घर पे आ गए कि भैया हमारा ये सेटल करो, ये सेटल करो। तो जो थोड़े बहुत पैसे भी इधर उधर बचे हुए थे वो भी दिए। सर्विस के लिए मैंने लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करी, भाई यहाँ से कार्ड ले लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। फिर कुछ लोग एम्प्लॉयज़ ने मिल के और मेरी वाइफ ने मिल के दोबारा सुकैम से, के पुराने एम्प्लॉयज? नहीं, हाँ, सुकैम के पुराने एम्प्लॉयज़, उन्होंने फिर एक कंपनी खोली नहीं, अच्छा। कि हम शायद कुछ सर्विस दे पाएंगे, कुछ नए प्रोडक्ट बना के बेच पाएंगे। तो जो कर सकते थे उन्होंने किया। तो उस कंपनी का क्या नाम है सर? उसका नाम स्वास्तिका रखा, अच्छा। और वो फिर पहले मेरी वाइफ ने चलाई। मैं तो बहुत ही बुरे हाल में था, मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या है। मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही थी लाइफ में कि मुझे करना क्या। मतलब एक लीगल केसेस बहुत हो चुके थे, तो उससे निकलने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था कि भाई मैं बचूंगा नहीं बचूंगा। और उस समय मतलब लाइफ में मतलब
बड़ी अजीब सी वो हो जाती है। मतलब मेरी लाइफ में मेरे को 2 टाइम ऐसा लगा, जब मेरा पहला डाइवोर्स हुआ, जब मैं घर से निकला, तब मेरी लाइफ बड़ा, मेरे से लगता है मेरे 2 साल बड़े ऐसे गए जहाँ मुझे कुछ क्लियर नहीं था मुझे क्या करना है लाइफ में। और फिर ये वाले 2 साल जिसमें मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। 2018 से 20 तक मुझे नहीं समझ आ रही थी मुझे क्या करना है। तो उसके बाद फिर दोबारा से रीबाउंड किया, काम करना शुरू किया, फिर तो पता नहीं लगा दोबारा क्या हुआ। केस भी चल रहे हैं। एंड इन बोथ द सिचुएशंस, ऑफ कोर्स पर्सनल को तो मैं पूछ नहीं सकता, बट प्रोफेशनली इफ आउटसाइड वर्ल्ड वुड बी थिंकिंग दैट यू आर आई एम अ विलन। ऐसा भी नहीं है। देखो, मेरी कोई ऐसी खराब इमेज नहीं थी। नहीं सर, इमेज खराब नहीं थी। क्या होता है कि जब आप कॉम्पिटिटर आपको बोल रहे थे, लोग आपको पता है इंडियन मेमोरी कैसी है। उससे ज़्यादा क्या होता है, जब न्यूज़ बनती है तो आज एक न्यूज़ सुनाई देती है, सीबीआई अरेस्टेड दिस गाय, इसका 2000 करोड़ का लोन था, इसका 5000 करोड़ का लोन था। कोई ये नहीं सोचता कि भाई, क्योंकि वो हेडलाइन ऐसी बनाई जाती है कि सीबीआई ने भाई रेड मारी, इसका 2000 करोड़ का लोन था, इसका 4000 करोड़ का लोन था। भाई कोई बंदों ने कंपनी बनाई है, हम कोई बंद कंपनी तो आपको दे नहीं रहे, चलती हुई कंपनी दी जिसकी आपने वैल्यू कराई। तो बहुत लोगों की वैल्यूएशन है कि भाई अब हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि भैया हमारी तो वैल्यू थी यार, कोई सुने ना सुने लेकिन लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं। करेक्ट। कि यार हमने तो आपको वैल्यू दी थी, कोई जीरो पे तो नहीं दी थी चीज़। आपने कोई ली, आपका कोई स्कूटर भी, कोई आपने कार अपने आपने कोई वो कर रखी हो और आपको उठा के ले जाए, तो वैल्यू तो करेगा कि यार बिल्कुल। उठाने से पहले ये वैल्यू थी, बाकी पैसे दो। बाकी एक मतलब बहुत छोटा सा सिस्टम होता है। बट इस लॉ में, क्योंकि नया लॉ है, क्लैरिटी किसी को नहीं है, पार्लियामेंट भी इसको हर बार चेंज कर रही है। मतलब साल में 3 तो उसके वो आ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम हुई, ये चेंजेस हैं। पहले लोगों ने बोला कि भाई हम एंटरप्रेन्योर्स बिड कर सकते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स थे बिड कर सकते हैं। पर फिर गवर्नमेंट को फील आया कि नहीं यार, ये एंटरप्रेन्योर्स खुद ही अपनी कंपनियां ले जाएंगे वापस सस्ते में। तो उन्होंने कर दिया, नहीं भाई, सेक्शन 29 एक लगा दी कि भाई आप अपनी कंपनी बिड नहीं कर सकते, आपके रिश्तेदार भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो उनको लगा होगा कि कोई, कई लोगों ने किया भी होगा गलत, तो आप बिड नहीं कर सकते अपनी कंपनी। और जो दूसरा बिड करेगा, अब उसको क्या लेना देना, उसने तो सस्ती लेनी है, उसके लिए तो एक आप कमाने की चीज़ हो। मेरी तो ज़िंदगी लगी हुई थी। तो ऐसे कर करके चलता रहा। अभी भी लॉ चेंज हो रहे हैं। अभी भी मैं लोगों को मिला, मैंने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, उन्होंने मुझे बोला किसी सेक्रेटरी को, क्या उन्होंने मेरे से मिले, अच्छी तरह से समझा, उन्होंने भी माना यार ये लॉ नया है एंड बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे सामने एंड वी आर फेसिंग दीज चैलेंजेस, इफ़ यू कैन हेल्प। मैंने कहा मैं तो हेल्प करने को तैयार हूँ। तो बहुत बातें हुई, लेकिन प्रोसेस इज़ वेरी स्लो एंड हम तो पिस गए उसमें प्रोसेस में। So currently you are the mentor for this new organization. हाँ, फिर मैंने मेरी वाइफ भी बड़े सारे चैलेंज फेस कर रही थी। कंपनी तो चलना थोड़ा मुश्किल ही था उनसे। तो कुछ लोग, फिर सुकम के जो लोग थे वो भी वो पुरानी कंपनी की तरह ही समझ रहे थे कि भाई बड़ी कंपनी है, और हम बड़ी कंपनी रही नहीं थे, छोटे कंपनी हो गए थे। तो कर करके फिर उसने बड़ी मेहनत करी, मैंने भी फिर उसका थोड़ा साथ दे के ये कंपनी खड़ी करनी शुरू करी। और हमने मतलब जैसे पॉसिबल है, पर कम से कम मुझे दिशा मिल गई, मेरे को कोई काम मिल गया, क्योंकि मैं एकदम वेला बैठा था, नेगेटिव हो रखा था पूरा लाइफ में। तो मुझे लगता है कि मुझे काम मिल गया, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि अपनी लाइफ को सेन रहना। मुझे लगता है कि मेरे को कुछ भी कोई काम दे देता, झाड़ू पोछा भी करा लेता, तो मेरे लिए वो उस टाइम ये हो गया था कि कोई काम ऐसा मिल जाए जिससे मैं थोड़ा अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकूँ। बीच बीच में सीख तो रहा था चीज़ें कुछ, मतलब मैंने बड़ी सारी चीज़ें सीखी, कंप्यूटर पे वर्डप्रेस सीखा और बड़ी सारी चीज़ें सीखी जो मैंने कभी नहीं सीखी थी। लेकिन फिर भी मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जहाँ पे मैं अपने आप को मतलब डुबो दूँ। और आई वॉज ऑलवेज ए वर्क एल्कोहलिक गाय, जितना मुझे समझ आया। तो मुझे काम करना अच्छा लगता है, मतलब काम नहीं हो तो मैं थोड़ा पागल हो जाता हूँ। So what are you trying to build in Swastika now? सो यहाँ पे हम लोग लिथियम पे काम कर रहे हैं। इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी चेंज कर दी और बहुत नए प्रोसेसर्स लगा के, बड़ी नई चीज़ें लगा के हम लोग बहुत सारी चीज़ें चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता तो था इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस हैं। और अल्टीमेटली लेड एसिड इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, कि आपको बैटरी लगानी है जिसमें पानी डालना है, फ्यूम्स हैं, Yes. लेड की फ्यूम्स हैं, घर में पोल्यूशन है। तो हमने लिथियम पे काम करना शुरू किया एंड फिर मतलब
फिर कोई लिमिट थी नहीं पीछे देखने की, हम्म तो फिर हम R&D में लग गए, हम्म पेटेंट फाइल करे और बड़ा कुछ किया, पर कम से कम मेरे को एक गोल मिल गया लाइफ में अगेन, सो आई एम यू नो। फिर धीरे धीरे मतलब पैसे की बड़ी चैलेंज है, मतलब पर मुझे लगता है कि इस बार मैं थोड़ा सा जो सुकैम की सीख थी, सुकैम के जो मेरी लाइफ की सीख थी सुकैम चलाने में और सुकैम को बनाने में, वो मेरे बहुत काम आई। अब मुझे पता है यार कि भाई चीज़ टेस्ट करनी है तो कैसे करनी है, कि अगर मैं लोगों पर डिपेंडेंट रहूँगा तो मेरा, सो मैं धीरे 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 प्रोसेसेस एंड उस पर बहुत फोकस कर रहा हूँ। तो कोशिश है कि मेरी वाइफ भी बहुत मेहनत कर रही हैं, तो वो कुछ पार्ट वो भी सीख रही हैं और मैं भी सीख रहा हूँ, तो मिलजुल के और अच्छी हमने टीम बना ली है। तो मतलब ठीक है, एक दोबारा से ज़िंदगी शुरू हो गई है। क्वाइट अ जर्नी सर। कम से कम मैं अपने जो साथियों को देखता हूँ जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ बनाई, तो कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, किसी की बहुत बुरे हाल में बैठा हुआ है, किसी ने आत्महत्या कर ली, तो मुझे लगता है उनसे तो यार हम 100% बेटर हैं, कोई नया काम मिल गया हमें बिल्कुल। और लाइफ कंटिन्यू हो गई। बिल्कुल। एंड व्हाट्स योर प्लान फॉर दिस कंपनी? अभी तो ये नहीं कह सकता मैं कि कंपनी का क्या प्लान है, लेकिन हाँ मुझे अब अगर नए रूप में मेरे को मौका दिया भगवान जी ने, तो मैं बड़े जनरेटर प्लेस करूँगा। पहले हमने छोटे जनरेटर प्लेस करे थे घरों के लिए, अब बड़े जनरेटर प्लेस करेंगे फैक्ट्रियों में, ऑफिसेज में, घरों में, और उस प्रोसेस पे हम लग लिए हैं। काफ़ी सारे हमने प्रोजेक्ट कर दिए हैं और एंड कॉम्पिटिटर्स को पता चल गया कि आपका ये ब्रांड है या अभी मैं किसी का अभी देखो मैं कंपटीशन के लायक हुई नहीं, मैं तो आई एम टू स्मॉल ए फ्राई, सो ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन को पता लग गया है, मैं तो आई डोंट एग्जिस्ट फॉर देम राइट नाउ। सो एंड देखिए उदित जी, मेरी एक अच्छी आदत है, मैं ना कभी सामने वाले को नहीं देखता वो क्या कर रहा है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मुझे कोई बताना भी चाहता है ना, तो मैं उसको बोलता हूँ यार मेरे को बता के क्या होएगा, मैंने उसकी जासूसी करनी नहीं है, तू बता रहा है, हाँ अगर कोई टेक्नोलॉजी में उसने कुछ ऐसा किया तो मुझे ला के दिखा, वो मैं देख लेता हूँ। बट अगर कोई बताएगा उसने ये करा, उसने ये बंदे रखे हैं या उसका ये टीम है ना, तो आई डोंट लिसन टू दैट, आई एम जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम डूइंग। दैट वाज देयर व्हेन आई वाज रनिंग अ सुकैम आल्सो, एंड दैट इज हियर व्हेन वी आर रनिंग दिस। आपकी जर्नी सुन के तो मुझे आप अभी भी बहुत मतलब, अगर कोई देखे इस पे आपको एक बुक लिखनी चाहिए। There should be someone who should watch this and there should be someone who should do a movie or a book on you, because I believe that what you have achieved and from where you were and where you have come down and now again trying to do something in life is not a lot of people do it, not a lot of people can even think, right? तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है young generation and younger entrepreneurs के लिए, which brings down to my last question from you sir. Top 5 things which you want to talk to young people, young generation. सो मेरी दो चीज़ें तो बहुत स्टैंडर्ड हैं जिसको मैं आज तक मतलब मेरे बड़े स्टैंडर्ड से फ्रेज हैं। वन, कि आपको डिसीजन मेकिंग करनी आनी चाहिए। Decision making. मैंने देखा बहुत सारे लोग डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, तो यार डिसीजन मेकिंग में इतना टाइम ले जाता है कि वो उसका एनालिटिक्स में ही पैरालिटिक फॉर्म में आ जाते हैं। सो वन इज़ डिसीजन मेकिंग, एंड मैं अपने आप को हमेशा एक बात कहता हूँ कि यार मैं अपने आप को कोई ज़्यादा चॉइसेस नहीं देता। लोग बोलते हैं यार लेट्स लुक एट चॉइसेस, तो मैं बोलता हूँ यार यही एक रास्ता है जिस पे मैं जा सकता हूँ, मैं दूसरे रास्ते नहीं ढूंढता। तो मुझे पता है यार ये चैलेंज है, इसमें यही इसको पार लगाएंगे, इसी पे चाहेंगे चैलेंज, और इसको फिर पीछे मुड़ के भी नहीं देखना। पीछे मुड़ के भी नहीं देखना। लेकिन क्या होता है जब आप वो सोल्यूशन कर रहे होते हो तो आपको दिख जाता है यार ये वाला सोल्यूशन इस रास्ते नहीं से इस रास्ते से होएगा, लेकिन सोल्यूशन तो करो। मतलब जब आप किसी भी काम को आप करने निकलोगे, कोई बिजनेस करने निकलोगे, तो आज आपने शायद कप का बिजनेस शुरू करा, जरूरी नहीं कि 1 साल के बाद आप कप का बिजनेस कर रहे होगे, पता लगा यार ये कप का बिजनेस नहीं, यार ये कप को जो साफ करने वाली चीज़ है वो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या मतलब प्लेटें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या किसी और, क्योंकि आप करना ये शुरू करोगे तो भी तो आपको दूसरी चीज़ें समझ आएंगी। लेकिन आप पहले से अगर ये बना लोगे यार ये वाला बिजनेस है, किसी और के ऐसे बिजनेस चल रहे हैं, मेरे ऐसे बिजनेस चल जाएगा, क्योंकि उसका बिजनेस ऐसे चला हुआ है, उसकी बेसिस में मैं ये कर लूंगा, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। क्योंकि उसने जो बिजनेस करा उसको पता है, उसकी
पेपर सही है गलत है या उसने किस बेसिस पे किया है। आप अगर उसी बेसिस पे कोई पेपर बनाना चाहते हो इंडस्ट्री की बेसिस पे कि यार इंडस्ट्री ऐसी है और मैं भी ऐसे करूँगा, मुझे नहीं लगता दैट इज़ पॉसिबल। सेकेंडली, जहाँ तक फंडिंग का सवाल आता है तो मैं देखता हूँ कि लोग ना बड़ी जल्दी पहले सोचते हैं यार पैसे आ जाएं, क्योंकि यंग जनरेशन में ये आजकल बड़ा हो गया कि यार फंड मिल जाएगा तो हम पता क्या कर लेंगे। तो उनको लगता है यार बस फंड पहले ले आते हैं फिर देखेंगे। तो मुझे लगता है कि बिजनेस में ना पैसा जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लोग सोचते हैं। और लोग सोचते हैं आइडिया इंपॉर्टेंट है और पैसा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। क्यों? आइडिया आप जब एग्जीक्यूशन करने जाओगे तब आपको पता लगेगा आइडिया ठीक है या गलत है। बिना एग्जीक्यूशन के तो आपका आइडिया जीरो है। हिंदुस्तान में सारे ही 30 मार खाएं, सारे ही आपको सजेशन दे देंगे। क्रिकेट का मैच देख रहे होते हैं, सब समझा रहे होते हैं भाई तू ऐसे नहीं ऐसे मार, इसको नहीं इसको भेज, फील्डिंग करने या मतलब बॉलिंग के लिए इसको भेज, तू क्या भेज रहा है यार, हम बैठे तेरे को बताने के लिए। तो आई थिंक आइडियाज एंड मनी इज important but not as important as when you start doing execution and then you realize your idea is worthwhile, because उसके बाद फिर नए आइडियाज पैदा होते हैं यार ये नहीं ये चलता है। तब जब कोई चीज़ को काम करने लगते हो तो ही आपको पता लगता है कि ये पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है या इसके क्या वेरिएंट हैं जो आपको ज़्यादा सक्सेस देंगे। तो मैंने देखा बड़े सारे लोग कुछ ही आइडिया से शुरू करते हैं चीज़, लेकिन जब वो बनाते हैं तो कुछ और बनाते हैं। मेरी ज़िंदगी में हमेशा से ऐसे हुआ, मैंने सोचा कुछ हुआ कुछ, और अभी भी ऐसा ही होता है। नथिंग ग्रेट अबाउट इट। आपने 3 चीज़ें तो मैंने कवर कर दी आपकी, और चौथी चीज़ एंटरप्रेन्योर्स को ना बिजनेस में ना बनिया बनना है। बनिए बिजनेस में हमेशा बड़े सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि बनियों की ना फैमिली से उनको सिखाया जाता है कि बेटा पैसा कैसे संभालना है। जैसे हम पंजाबी हैं, हमें ये बात नहीं समझ आती कि पैसा कैसे संभालना है, हमें खर्चना आता है। करेक्ट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी बनिया कि पैसे बचाने कैसे हैं, क्योंकि आपने पैसे बना लिए लेकिन आपको खर्च उससे ज़्यादा दिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। तो आपको बनिया बनना आना चाहिए बिजनेस में। तो आपके फाइनेंसेस जो हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो लुक फॉर सम पर्सन हु कैन टेक केयर ऑफ दोज फाइनेंसेस, बिकॉज वहाँ पे एक बनिया मेंटेलिटी चाहिए। वहाँ पे अगर आपने बनिया मेंटेलिटी नहीं रखी तो थिंग्स कैन गो अगेंस्ट यू, चाहे आप कितना बड़ा बिजनेस कर लो। और 5वीं बात, हम लोगों को लगता है हमारा स्टेटस जो है वो गाड़ियों से घरों से आ जाता है। जैसे हम थोड़े से बड़े होने लगते हैं तो हम सोचते हैं यार एक अच्छी सी गाड़ी, जो मैंने भी की गलती है कि मैं बहुत मतलब आई थिंक आई वॉज इन जस्ट 2005-06 में मैंने मर्सिडीज ले डाली थी। मुझे लगता था यार ये मतलब बिजनेसमैन बन गए तो आपको मतलब दुनिया को दिखाने के लिए मर्सिडीज चाहिए। अब अगर मैं देखता हूँ तो जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं जो बहुत ही स्टेबल बिजनेस कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बिजनेस खड़े हैं, वो तो बड़े नॉर्मल गाड़ियों में चलते हैं। ना उनको कोई बड़े फैंसी घर चाहिए, ना उनका कोई बहुत बड़े वो है। तो हम काम से बड़े होते हैं, हम इन चीज़ों से बड़े नहीं होते हैं। क्या आपने बड़ी गाड़ी रख ली या आपने 4 गाड़ियाँ रख ली, 6 गाड़ियाँ रख ली। मैं ये कह रहा हूँ कि गलती मैं करके आया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं गलती नहीं करके आया, तो मैं अपनी गलती की सीख दे रहा हूँ कि जब आप बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में इनमें चीज़ों में चलने शुरू करते हैं तो लोग आपको ना थोड़ा डिफरेंट नज़रों से देखना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने काम की वैल्यू दिखानी चाहिए, रादर देन हम अपनी फैंसी गाड़ियाँ दिखाएं या फैंसी घर दिखाएं या कुछ और दिखाएं। क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है अपनी लाइफ में कि हमें लोगों की दुआएं चाहिए। पर जब हम ये वाला काम करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को बद्दुआएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। मैं ये नहीं आप मत सोचिएगा दकियानूसी हूँ, लेकिन ये मुझे प्रैक्टिकली अब दिखता है कि लोगों की दुआएं बहुत ज़रूरी है। वो तो है। चाहे मैं वो ले पाया नहीं ले पाया मैं कह नहीं सकता, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बद्दुआएं दी होंगी। मैंने बड़े सारे लोग सुकैम में बाहर निकाले, और सही गलत मुझे ज़्यादा समझ थी नहीं। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ मुझे समझ आ रही है वो मैं गलत तो सही मैं तो कह नहीं सकता, क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हो तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जो मुझे बातें समझ आई मैंने आपको बताने की कोशिश करी। नहीं, बहुत सारी बातें सर, इसमें से बहुत मेरे को तो लगी है कि बहुत सही बातें हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम सर विद अस, एंड वी जस्ट होप एंड प्रे that everything goes off well from here on and there is no looking back to you. Thank you so much for your time. Thank you, Udit. Thank you for calling me here and giving me this chance to put my heart out. Thank you.